Dear students, good morning to all of you. Today's topic is electromagnetic waves. ये CBSE के टर्म 2 में ये टॉपिक आ रहा है. तो आज हम लोग CBSE का ये चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ विजिबिलिटी इज़ पॉसिबल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से विजिबिलिटी पॉसिबल हो पाती है. हेल्प्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन. एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में ये हेल्प करता है. लेज़र आई सर्जरी में यूज़ होता है. रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है. जो भी हम रेडियो और टेलीविज़न देखते हैं तो वो जो सिग्नल्स उसमें आते हैं वो उसके लिए जो कैरियर का जो काम है, जो उसको लाने का जो काम करता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही करते हैं. ठीक है. स्पीड मेजरिंग व्हीकल्स, जो भी आपने देखा होगा, जैसे नहीं कि हाई स्पीड व्हीकल्स का चालान कट जाता है, तो उसका स्पीड मेजरिंग करने काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है. टीवी रिमोट में जो सिग्नल्स आते हैं इसमें वैसे नॉर्मली इंफ्रारेड होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है. माइक्रोवेव ओवन, इसमें आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं. एक्सरे आप जानते ही हो. मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपके पूरी लाइफ में, डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इट इज़ कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इन स्पेस. मीन्स जब आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड टाइम वेरिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही हैं वो कपल्ड हों. ठीक है. ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं. दैट प्रोपोगेट इन स्पेस. देखिए, तो इसमें जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. और इसका जो प्रोपोगेशन होगा, ठीक है, वो आपका मतलब जेड डायरेक्शन या के डायरेक्शन. ठीक है. जो वेव चलेगी वो किस डायरेक्शन में चलेगी? जेड डायरेक्शन में. क्लियर? मतलब इस तरीके इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी. ठीक. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी एक्स डायरेक्शन में है. तो ये जो वेव आपकी कपल्ड होके ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मान लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. तो इसका जो नेट जो होगा, यानी कि जो आपकी वेव होगी वो आपकी किधर चलेगी? जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी. क्लियर? तो देखिए जो डायग्राम इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मूव कर रही है वो आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. जैसे ये है आपकी, इसका कलर दूसरा कर देते हैं. ठीक है. तो ये आपका 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री होगी और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है. क्लियर? आपको बात समझ में बात आ रही होगी. इसके और इसके बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये जो वेव जो ट्रैवल कर रही है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस कर रही है. दिस क्लियर? ठीक है. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि वेव जो है वो आपकी चलेगी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और अगर वाई और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक. नाउ वी विल टॉक अबाउट, और ये आई कहाँ से है? दैट इज़ इमर्ज फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन. ये मैक्सवेल इक्वेशन से आई है. क्लियर? तो अब इसमें बात करते हैं मैक्सवेल्स प्रपोजल. मैक्सवेल ने क्या बोला था, क्या प्रपोज किया था? सो फर्स्ट है इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका फैराडे लेंज लॉ है. ठीक है. फैराडे ने यही तो बोला था कि
जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। भाई उनका इंडक्शन का तो यही प्रैक्टिकल था, जिसमें मतलब मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे थे, मूव कराते थे। तो यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसकी वजह से क्या जनरेट, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो फैराडे लेंज लॉ ये आपका मैक्सवेल्स प्रपोजल था। सेकेंड पॉइंट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैक्सवेल ने बोला था। ठीक है, मैक्सवेल्स लॉ जो आप पढ़ते हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक कंडक्टर पे कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते हो। जैसे जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि ये वाला, ये इंडक्शन का प्रैक्टिकल है, इसमें हम एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, आगे पीछे उसको मूव कराते हैं। ठीक है, एक बार आगे ले गए पीछे ले गए, तो इसके वजह क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो जब वो चेंज होती हैं तो इसकी वजह से एक यहाँ पे करंट इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ है उसमें एक डिफ्लेक्शन आता है, दैट इज़ इंड्यूस करंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखिए एक जो नई चीज़ है, गॉस लॉ, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ पढ़ा है, वही आपका एक तरीके से देखें कूलॉम्स लॉ। ये दोनों आपके किस में हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, ये दोनों किस में हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो वही जो आपका गॉस लॉ है, और ऐसे ही सेम आपका ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, ये आपके मैग्नेटिज्म में है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ ये किस में है, मैग्नेटिज्म में है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे और देखते हैं। एक्चुअली आपके उसमें जो सिलेबस था उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का भी टॉपिक था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो हटा दी गई है आपके सिलेबस से। तो अब जो है थोड़ा शॉर्ट में हम आ रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि बीच की चीज़ें इसमें गायब हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्योंकि वही बताना है जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें देखिए, इसमें फिर आपका आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस समझ में आ गई। ये आपकी क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन है इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है। थर्ड है इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। फाइव बी क्या होता है, फाइव बी आपका वही मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, अपॉन डी टी, तो चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इक्वेशन, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। ठीक है, तो इसमें देखो ये केवल इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। एक आपकी हो गई गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पता ही है आपको। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यही पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो नेट इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो। फिर आपका फैराडे लेंज लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। फोर्थ पॉइंट है बी डॉट डी एल, या वही एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, इसको मैक्सवेल ने थोड़ा सा सही किया था क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो हम यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। तो इसको इम्प्रूव करने के बाद ये चेंज किया गया था इसमें। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या हो गया, परमिएबिलिटी। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी ना, सी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। सी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इज़ द permeability and epsilon naught is the permittivity. Clear?
Yes. So electromagnetic waves are coupled time varying इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन अ स्पेस। तो इसकी ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। सो ई क्या है? ई को अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लें, बी को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, तो वेव प्रोपोगेशन यानी कि जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो वेव विल प्रोपोगेट अलॉन्ग जेड एक्सिस। क्लियर है बात? ठीक है। सोर्सेज ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव्स के सोर्स क्या हैं? यो उसके सोर्स में फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट ईएम वेव्स। कोई भी जो आपका चार्ज एक्सेलरेटेड होता है वो ईएम वेव्स को रेडिएट करता है। इफ़ ई एट रेस्ट देन नो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, इट मीन्स नो ईएम वेव्स जनरेटेड। अगर चार्ज जो है रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो उससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगी, ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ना ही ईएम वेव जनरेट होगी। एग्जाम्पल क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, पेंडुलम। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? जैसे कि देखो पेंडुलम है, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेंडुलम है। ठीक है, तो ये पेंडुलम अगर आपका ये मूव करता है, यानी कि इसमें चार्ज है, तो चार्ज अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसकी वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट करने से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। मतलब क्योंकि चार्ज चाहे मूव करे या ना करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, और अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बात समझ में आ गई? सो दिस जनरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो यही जो जनरेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये बात आपको अभी जो है एक मैक्सवेल ने भी बताई और उन्होंने बताई, आपके फैराडे ने भी बताई। तो इसी फिनोमिना को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस रीजनरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फ्रिक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। क्लियर है? मतलब जो आपकी ईएम वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी आपके जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। नेचर ऑफ ईएम वेव, सो ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ईएम वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर है? और के इक्वल टू 2π/λ, ये आपको पता ही है। के क्या होता है? वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्लियर? ये कैसे प्रोपगेट करती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो वेव जा रही है अलॉन्ग जेड एक्सिस, और वेव इसका जो पार्टिकल के जो मोशन है वो इसके परपेंडिकुलर मोशन में होते हैं। क्लियर? तो ई अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और बी आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेव प्रोपगेशन किस में होगा? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब देखो ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है कि लेट ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे ही ई वाई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ऐसे ही बी जेड, तो बी जेड का मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलॉन्ग किसके है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर? ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब एनर्जी इन ईएम वेव्स, एनर्जी इन ईएम वेव्स इज पार्टली कैरिड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्टली बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ईएम वेव में जो भी एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, कुछ एनर्जी आपके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। वैसे हाफ हाफ ही होती है। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम इन ईएम वेव्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एनर्जी इन ईएम वेव्स। तो आपको पता चल गया एनर्जी किस में स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ईएम वेव्स। तो ये इसका एप्सिलॉन टी
एक तरीके से ET जो है टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ET इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा कैपेसिटर के केस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतनी रखते हैं। तो टोटल आपकी जो एनर्जी हम बोलेंगे ET इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ओके क्लास, थैंक यू।